दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं एक्सपीरियंस चैनल वाला आप लोग के लेके आ गया एक नई वीडियो। और इस वीडियो मतलब ये वीडियो आपके चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। मुझे पता है कि मैंने 2-3 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली। उसका रीज़न ये है कि मैं इस चैप्टर सोच रहा था कि मैं एक वीडियो में पूरा कंपाइल कर दूँ चैप्टर को मैं अच्छे से। इतनी वीडियो मैंने 2-3 वीडियो डाल दी है। अब ये वीडियो चैप्टर की लास्ट वीडियो है। मैं इसी के नोट्स प्रिपेयर कर रहा था जब से बैठ के मैं, और मैंने इतने ईजी और मैंने मतलब इतना कुछ नहीं लिखा आपको। मैंने वीडियोस कह रहा हूँ मैं, रे डायग्राम की हेल्प से बाकी चैप्टर के जो रिमेन टॉपिक्स है उसे कवर करने की पूरी कोशिश की है। इस चैप्टर में जो आगे जो टॉपिक्स आपके आएंगे उस सभी के लिए मैंने एक अलग से फ्लो चार्ट मैंने यूज़ किया है, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको इतना रटना भी नहीं पड़े और अच्छे से समझ भी आ जाए। बस यही कहना चाहूँगा। तो वीडियो टाइम ना वेस्ट करते हुए, वीडियो आपकी लंबी बनेगी वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कल देख लिया था हम लोगों ने टॉपिक। आज हम टॉपिक देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हीमोग्लोबिन से। अभी हीमोग्लोबिन है क्या, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना हीमोग्लोबिन से। अबे हीमोग्लोबिन है क्या? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये पिगमेंट क्या आप लोगों ने सुना होगा, जो ब्लड होता है ना वो रेड कलर का होता है। अब कोई पूछे आपसे कि ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, तो आप लोग क्या आंसर देते हो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड हमारा रेड कलर का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड को कलर प्रोवाइड करा रहा है। और अच्छे से बोला जाए तो हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मीन्स वो पिगमेंट जो हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड कराता है। हीमोग्लोबिन कम हो गया, अब इसलिए आपने लिख रखा है इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन आर पैक्ड इनटू रेड ब्लड सेल एंड कंबाइन विद फॉर ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा रेड ब्लड सेल के साथ पैक्ड होता है और बहुत ही जल्दी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है। जैसे आपने बताया भी हम मुझको कि हीमोग्लोबिन प्रोवाइड रेड पिगमेंट टू ब्लड। हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड पिगमेंट प्रोवाइड कराता है। अच्छा जी, अभी बात सोची जाए कि हीमोग्लोबिन में ऐसा है क्या जो रेड पिगमेंट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जैसे आपने जो भी कलर सब्सटेंस पढ़ रखा होगा उसमें कुछ ना कुछ तो होता है जिससे वो अपने पर्टिकुलर कलर एमिट करता है। तो हीमोग्लोबिन में ऐसा है क्या जो कलर एमिट करता है? सुनिए ज़रा, हीमोग्लोबिन में ना आयरन है, और जो आयरन होता है ना जनरली रेड कलर एमिट करता है। ये जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन Fe, और इसी आयरन के कारण जो होता है ना हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। अब ये आयरन ही नहीं होता, इसके पास और भी सामान होते हैं। क्या होता है? हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर कंटेन आयरन विद 4 चेन इन विच 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन आर प्रेजेंट। जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आयरन के साथ साथ 4 चेन भी होते हैं। क्या कहा मैंने? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आयरन के साथ साथ 4 चेन भी होते हैं, जिसमें से आपके 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होते हैं। तो काम करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर देते हैं, रफ स्ट्रक्चर देखते हैं हीमोग्लोबिन का, जिससे आपको नॉलेज हो जाए कि कैसे अल्फा और बीटा चेन आयरन से कनेक्ट है। उससे पहले यहाँ पे एक मेन पॉइंट चीज़ दे रखी है आपको, देख लीजिए यहाँ पे क्या है। यदि हीमोग्लोबिन, मैंने बताया था आपको, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। यदि हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड्स हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर यदि हीमोग्लोबिन हमारा CO2 से बाइंड हो जाए तो इसे हम कहते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। किससे बाइंड होने पे? CO2 से बाइंड होने पे। यदि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग O2 से हुई ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 से हुई तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? अच्छा, अब देखो स्ट्रक्चर इसका। ये स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये वाला। ये हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक आयरन है और उसके साथ क्या है आपके 2 अल्फा चेन है, ये वाला एक अल्फा चेन ये रहा, और 2 बीटा चेन है। सबको फिगर में बता रखा था कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में एक आयरन होता है जो कि सेंटर प्रेजेंट होता है, और उसके साथ 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन भी प्रेजेंट होती है। तो इसका रफ डायग्राम ऐसा होता है, और हीमोग्लोबिन हमारा रफली तो ऐसा होता है। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपके बुक्स में डायग्राम दे रखा है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, मगर समझने के लिए स्ट्रक्चर इनफ है।
ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, हमने क्या बताया भी आपको कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है। चलो पहले यही देखते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है ब्लड में, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन को पहले ब्लड में आना पड़ेगा तभी तो हीमोग्लोबिन से बाइंड अप होगा। तो पहले हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ये कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड में होता है। चलो अब इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। Hemoglobin molecule has the ability to change its shape when it bind to first molecule of oxygen। हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल के पास एक टेंडेंसी होती है कि अपनी शेप चेंज कर ले जब वो पहले ऑक्सीजन मोलिक्यूल से बाइंड हो। मतलब जब भी हीमोग्लोबिन पहले ऑक्सीजन मोलिक्यूल से बाइंड होता है तो वो अपने शेप में कुछ चेंजिंग लाता है जिससे वो अच्छे से वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाए और कोई भी उसमें एरर ना आए। क्लियर? ओके। अब ये देखिए पॉइंट यहाँ पे, इफ नो ऑक्सीजन इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इट इज सेड टू बी इन टेंस स्टेट या फिर टी स्टेट। जब कोई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं बाइंड होगा तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसको टेंशन आ जाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेंस स्टेट। यदि हीमोग्लोबिन से कोई भी ऑक्सीजन बाइंड अप नहीं होता है तो उस स्टेट को, हीमोग्लोबिन की उस स्टेट को हम टी स्टेट कहते हैं या फिर टेंस स्टेट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर लिख रखा है ये वाला हेल्दी पर्सन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, क्योंकि इसके बेसिस पे ना आप जो आए कि जो डायग्राम चार्ट बना रखे हैं मैंने, उसको समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो इसको अच्छे से समझना। देखो क्या होता है, जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें 100 ml ऑफ ब्लड के साथ, क्या कहा मैंने, 100 ml ऑफ ब्लड के साथ, फिर कहा जाए 100 ml ऑफ ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। क्या कहा यहाँ पे, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। 100 ml ब्लड कितना करता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन करता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करता है, 1.34 ग्राम मिलीलीटर ऑक्सीजन करता है। तो मुझे ये बताओ कि 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा। 1 ग्राम में कितने किया, 1.34, तो 15 ग्राम कितना करेगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.34, अब आंसर कितना आएगा, 20। मीन्स जो 100 ml आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके पास 20 ml ऑक्सीजन है। प्रति 100 ml ब्लड में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन आता है। ठीक है, जब ये हेल्दी पर्सन की बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक उठता है कि आपको इसलिए रखा होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है कैसे, जब रेस्ट कंडीशन में होते हैं तब, और जब एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, या फिर स्टेनलेस कंडीशन में, बेसिकली स्टेनलेस कंडीशन में हो जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उस समय कैसे इसका ब्रेक डाउन होता है वो हमें देखना है। चलो, तो पहले हम यहाँ पर मैंने 2 पार्टीशन के बीच में मैंने पार्टीशन लगा रखा है। इसके बीच में 2 टॉपिक आपके हैं, जब हमारा रेस्ट्रिक्ट कंडीशन होता है तब क्या होता है, और जब हमारा स्टेनलेस कंडीशन होता है तब क्या होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, हमने सांस ली तो क्या होगा, हमारे 100 ml ब्लड के साथ 20 ml ऑक्सीजन भी आएगा। हमारे 100 ml ब्लड के साथ 20 ml ऑक्सीजन भी आएगा। तो ये क्या कहेंगे हमसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव करते हुए कहाँ जाएगा, वो टिश्यू के पास जाएगा। हमारा टिश्यू है, और इसमें क्या होगा, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो ये डिसोसिएशन होगा किसका, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। अब आप पूछोगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिर्फ 25% ही डिसोसिएट होता है। मतलब जितना हमारा ऑक्सीजन आया है, मीन्स 20 ml ऑक्सीजन आया है,
तो ओनली 5% ही ऑक्सीजन जो होगा वो आगे प्रोसेस के लिए जाएगा, बाकी 15% या फिर कहा जाए तो 15 ml ऑक्सीजन जो होगा ना वो वहीं पे रुक जाएगा। तो क्या होगा हमारा, जो 20 ml ऑक्सीजन था वो डिसोसिएट हुआ, और कितना डिसोसिएट हुआ, 25% डिसोसिएट हुआ। जैसे 5 ml ऑक्सीजन का चला गया टिश्यू के पास, तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, तो क्या प्रोड्यूस कर दिया उसने, CO2 प्रोड्यूस कर दिया। और CO2 कितना प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन से कम। मतलब यदि वहाँ पे 5 ml ऑक्सीजन गई तो 4 ml CO2 प्रोड्यूस हुआ। दोबारा समझिए, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो 100 ml ब्लड के साथ 20 ml ऑक्सीजन आता है, और जब भी टिश्यू के पास आता है तो इसमें से सिर्फ 25% ही आगे मूव होता है। मतलब 5% या फिर 5 ml ऑक्सीजन जो है वो आगे मूव होगा, और जिसको वो टिश्यू हमारा CO2 में कन्वर्ट कर देगा। और CO2 में कितना मिलेगा हम लोगों को, 4 ml मिलता है। फिर जब हम उस सांस को लेके वापस आते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपके 100 ml ब्लड में क्या होता है, 15 ml ऑक्सीजन होता है और 4 ml CO2 होता है। क्लियर। जब रेस्ट कंडीशन में होते हैं, सिर्फ कितना भी सिर्फ बोल लो आप, रह रहेगा। जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो हमारा ऑक्सीजन 25% ही डिसोसिएट होता है, और 25 डिसोसिएट होने के बाद वो 4 ml CO2 का लेके आता है। 5 ml ऑक्सीजन हमारा खर्च होता है तो हमें 4 ml CO2 मिलता है। अच्छा जी, हम देखते हैं स्टेनलेस कंडीशन में क्या होता है, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी कैसे मेंटेन करते हैं, उस समय कितना ऑक्सीजन लगता है, क्या लगता है वो देखते हैं जरा। तो इस वक्त क्या होता है, सेम वही काम होगा कि हर 100 ml ब्लड पे कितना आता है, 20 ml ऑक्सीजन आता है। फिर ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, अब इस केस में ट्विस्ट है, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के मसल्स को बहुत हाई अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि उसमें फटीग जल्दी होता है। ऑक्सीजन इतने अमाउंट में से मिलता रहेगा तो फटीग मतलब थोड़ा देर से होगा और इसको हेल्प भी मिलेगी। तो इस केस में क्या होता है, आपका 75% क्या 75% डिसोसिएशन होता है। समझिए आप लोग दोनों में डिफरेंस। जब रेस्ट में होता है 25% डिसोसिएट होता है, और जब हमारा स्टेनलेस कंडीशन में होते हैं तो 75% डिसोसिएट होते हैं। अब 75% डिसोसिएट हो गए, मतलब 15 ml ऑक्सीजन हमारा गया तो वहाँ से 14 ml CO2 आया। मतलब जब हमारा ऑक्सीजन हमें सांस ली तब जो बाहर आएगी उसमें क्या होगा, 5 ml तो हमारा ऑक्सीजन होगा, 14 ml CO2 होगा, और 100 ml तो ब्लड आएगा साथ साथ में। तो इस केस में क्या पता चला, रेस्ट कंडीशन में हमें 15 ml ऑक्सीजन मिलता है और 4 ml CO2 मिलता है, जबकि स्टेनलेस कंडीशन में 5 ml O2 मिलता है और 14 ml हमारा CO2 मिलता है। तो ये दोनों कंडीशन होगी, जब हम रेस्ट में होते हैं तब कैसे डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का, और जब हम स्टेनलेस कंडीशन में होते हैं तब कैसे डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ख़त्म नहीं कर रही वीडियो अभी, नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हमने तो देख लिया कि ऑक्सीजन कैसे कैसे मतलब हो रहा है इसमें, नो रेस्टिंग में और स्टेनलेस कंडीशन में। एक कर्व बनाते हैं इसके ऊपर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या फिर इस कर्व को ना आप एक नाम और दे सकते हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के नाम से। अच्छा जी, अब पहले ये बात करते हैं कि P50 वैल्यू होती क्या है। देखो, जब हमारा 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है, उस समय जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं P50 वैल्यू। जब हमारा 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है उस समय जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं P50 वैल्यू। P50 वैल्यू दोबारा बोलूँगा एक बार मैं आपको, जब हमारा 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है उस समय जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम कहते हैं P50 वैल्यू। क्लियर। तो ये है हमारे कर्व। अब इसमें कर्व को दो कर्व बना रखे हैं। देखिए हमने यहाँ कर रखा है जो वाई एक्सिस है कर्व की। आप लोगों को पता है कि कोई भी कर्व बनाते वक्त हम लोगों को क्या करते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस, और वाली हमारी है वाई एक्सिस। ये गलती से मैंने पॉइंट डिसाइड डाल दी, कुछ जगह नहीं आ बची थी तो मैंने पॉइंट को नहीं डालना पड़ा, आप लोग समझ लेना।
ठीक है। तो हमने एक्सिस पे क्या ले रखा है, सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये कितना हीमोग्लोबिन सेचुरेट हुआ है, फिर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सेचुरेट हुआ है। एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। समझ में आया। जब हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है तो क्या होता है, जो ग्राफ होता है ना वो एस शेप या फिर कहा जाए सिग्मोइड शेप, ये ऐसे करके कुछ एस शेप का ग्राफ बन जाता है। जब हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है, जब का कर्व है ना वो सिग्मोइड शेप या फिर कहा जाए तो एस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। और जब हमारा फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन इन द सेंस जब HbO2 का या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है, जब हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो क्या होता है, आपको जो ग्राफ है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है ग्राफ, ये आपका ग्राफ जो होता है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है ऐसे करके। और जब भी आपका अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो ग्राफ है आपका वो राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। जब नॉर्मल रहता है तो ग्राफ आपका एस शेप या फिर सिग्मोइड रहता है। जब आपका फेवरेबल कंडीशन आती है तो ग्राफ हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ग्राफ हमारा राइट शिफ्ट हो जाता है। अब ये शिफ्ट होता क्या है, किस बेस पे शिफ्ट होता है हम वो देखते हैं। पहले देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट वाले को। जब ग्राफ हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है तो मतलब क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन है और HbO2 का एसोसिएशन हो रहा है। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, जो हेल्डेंस होता है ना, हेल्डेन इफेक्ट, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कौन सी कंडीशन होगी तो हमारा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा। जैसे पे कंडीशन लिख रखी है, ये कंडीशन आपकी, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, CO2 का कम होगा, H+ का भी कम होगा, pH वैल्यू ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा और P50 वैल्यू कम होगी। जब ये कंडीशन आती है तो क्या होता है, हाँ बोलो बोलो, हमारा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। और ये कहाँ पे होता है, मतलब हमारा वैसे बॉडी में कौन सा पार्ट है जहाँ पे ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो सकता है, या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन अमाउंट अच्छी अमाउंट मिल जाएगा लंग्स में। तो जो ये हमारा हेल्डेंस इफेक्ट है या फिर लेफ्ट शिफ्ट जो है वो हमारे लंग्स के पास होता है, नियर लंग्स या फिर लंग्स में होता है। क्लियर। और राइट शिफ्ट क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, मतलब जब हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही कम हो या फिर वो टूट रहे हो, या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए CO2 ज़्यादा होना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बोर्ड्स इफेक्ट कहते हैं। इसे हम कहते हैं बोर्ड्स इफेक्ट। फिर जब आपने जो यहाँ पे पॉइंट लिखे थे, इसी का सेम अपोजिट पॉइंट आप यहाँ पे लिख दोगे, आपका बोर्ड्स इफेक्ट में आ जाएगा। और ये कहाँ पे होता है, नियर टिश्यू के पास कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। कि CO2 का ट्रांसपोर्ट होता कैसे। CO2 जो है ना, आपकी CO2 जो कहा जाए 100% CO2 का ट्रांसफ़र होता कैसे। कंप्लीट CO2 का ट्रांसफ़र आपके 3 पार्ट में होता है। कैसे कैसे पार्ट्स में होता है, इसको परसेंटेज बांट रखी है आपकी। जो 23% CO2 जो है, मतलब जो भी इसमें CO2 आपको दे रखे होंगे उसमें से 23% CO2 है वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू RBC। मतलब RBC उसकी हेल्प करेगा और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट होंगे। इसमें फिर बाकी बचा कुछ 70% जो होगा वो बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव की प्रेजेंस में, मतलब की हेल्प से, नहीं की फॉर्म में, यहाँ पे फॉर्म है कि CO2 जो होता है ना, हर जो चेंजिंग ट्रांसपोर्ट होता है वो अपने सेम फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता। उस CO2 का कुछ फॉर्म जो होता है 23%, बेसिकली 23% जो होता है वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि RBC उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बाकी का 70% जो होता है मीन्स बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू। अभी बाइकार्बोनेट आयन क्या है, ये बफर की तरह काम करता है। अब बफर क्या है आपको आगे पता चल जाएगा, मगर इतना ख्याल रखो, ये इट एक्ट एज ए बफर, ये बफर की तरह काम करता है। और सेकंड जो 7% जो है आपका CO2 है वो प्लाज्मा में डिजोल्व ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 77% जो CO2 है वो प्लाज्मा के पास रहता है। ये रहा ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा, इसको 77 या फिर कहा है 77% का CO2 का
जिम्मेवारी आपको प्लाज्मा रखती है। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। 23% ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की वजह से और 77% ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा की वजह से। चलो, अब CO2 ट्रांसपोर्ट तो हो गया। अब जरा हम बात देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि हम लोग CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कैसे। मान लो गाड़ी एक ट्रक है, किसी के आप कहीं कहीं ले गए, उसको किसी कंपनी में ले गए, तो ट्रक को सामान को ट्रांसपोर्ट करना है तो पहले क्या करोगे, पहले लोडिंग करोगे सामान का, उसके बाद अनलोडिंग करोगे और गाड़ी में बैठ के जाओगे। तो सेम का हमारा यहाँ भी करना है। कैसे? CO2 है, पहले हम CO2 की लोडिंग करेंगे, फिर जगह पर उसको अनलोडिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस में चेंजिंग आते हैं। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले इसमें 2 पॉइंट है। एक ये वाला CAE जो मैंने लिख रखा है, इसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, और ये जो HB है इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये कहते हैं हीमोग्लोबिन। आपके दोनों जो की पॉइंट है, की पॉइंट तो नहीं कहूँगा, जो शॉर्ट फॉर्म्स है ये आपके चैप्टर में वह काम आएंगे, क्योंकि मैंने कई जगह पर मैंने CAE लिख रखा है इस बेस की वजह से। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस आप समझ जाना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, और कहीं आपको HB लिखा मिल जाए मीन्स वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, CO2 का लोडिंग होता कैसे है। अब CO2 की जो लोडिंग होगी हमारे टिश्यू के पास होती है। जो हमारा टिश्यू होता है, क्योंकि हम लंग से तो ऑक्सीजन लेके आते हैं और टिश्यू के पास क्या होता है, ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर, और बाद में CO2 टिश्यू से ही आपके आगे मूव करता है। तो आपका जो लोडिंग होगी कहाँ से होगी, लोडिंग आपके टिश्यू से स्टार्ट होगी। अब इसमें क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज जो था वो कन्वर्ट होगा CO2 के अंदर, जैसे कि आपको मैंने भी बताया। अब CO2 में कन्वर्ट हो गया, फिर CO2 अब वो 3 पार्ट में बट जाएगा। कौन कौन से पार्ट में बट जाएगा, 3 पार्ट में। उसका 23% जो पार्ट होगा वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, जो उसका 23% पार्ट है वो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, और जो 70% पार्ट है वो बाइक कार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा में, और जो बाकी आपका 7% बचा वो भी ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे? वो डिजोल्व हो जाएगा 7% जो है प्लाज्मा के अंदर। चलो, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इसके अंदर। देखिए, टिश्यू में जो था आपका मतलब कन्वर्जन हो गया, CO2 आ चुका है, तो 7% CO2 था वो डिजोल्व हो गया प्लाज्मा के अंदर, और जो 23% CO2 जो था वो कहाँ चला गया, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वहाँ पे % था हमारी RBC के अंदर। जो मैंने गोल बना रखा है, गोल है ये हमारा RBC है। RBC के अंदर हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन % था। फिर 20% जो CO2 आता है वो इस पर आकर अटैक करता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन निकल के बाहर चले आता है और CO2 से मिलके वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना देता है। मीन्स आपको 23% जो CO2 था वो कहते हैं ना कि एक तरीके से सेट हो गया। अब जो बचा 70% जो बचा वो क्या काम करेगा, 70% जो वहाँ पे CO2 बचेगा वो वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बना लेता है, और दोबारा जो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की रिएक्शंस करके हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन को बाइकार्बोनेट आयन में बाइफॉर्गेट कर देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। क्या कहा मैंने, जो 70% CO2 का बच चुका था वो वाटर से रिएक्शन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बना लेता है। अब जो हमारा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन्स में टूट जाता है। अब क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन आयन जो था वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर अटैक करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है HHB में। किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारा ये HHB में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिनिक आउट। और जो यहाँ पे हमारा HCO3 नेगेटिव था, ये क्या होता है, यहाँ पे चैनल्स % होते हैं, उसकी वजह से वो बाहर आ जाता है और बाहर से क्लोरीन हमारा अंदर चला जाता है। इसमें क्या होता है, जो HCO3 नेगेटिव जो है वो अंदर के एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, जो हमारा HCO3 नेगेटिव जो है वो अंदर के एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वो RBC से बाहर आ जाता है। जैसे क्या होता है, आपका जो चैनल होता है उस चैनल में से क्लोरीन अंदर चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर
हैमबर्गर फिनोमेना। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि उनको चार्ज मेंटेन करना था, इसलिए आपका क्लोरीन जो था अंदर चला गया और बाइकार्बोनेट आयन जो आपके आरबीसी से बाहर आ गया। क्लियर? ठीक है। अभी बताओ, अब प्लाज्मा में क्या हुआ? प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और क्लोरीन कंसंट्रेशन घट गई। ठीक है, यहाँ पे लिख दे मैंने चीज़। चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट टॉपिक पे हमारा, कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ CO2 नियर एल्वियोली। हमने टिश्यू से क्या कर दिया? लोडिंग कर दिया। अब एल्वियोली पे क्या होगा? अनलोडिंग होगा। अब देखते हैं अनलोडिंग में होता क्या है। अनलोडिंग में क्या होगा? जो आपके एल्वियोली थे उसमें जो रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी उसका सेम अपोजिट रिएक्शन इसके अंदर होगा। जैसे आपके एरोज से सेम डिट्टो सेम मगर इन अपोजिट मैनर। इसमें क्या होगा? CO2 जो होगा आपका वो कन्वर्ट होगा HbO2 में, मतलब जो कार्बोमैनो हीमोग्लोबिन जो था वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जो बाइकार्बोनेट आयन था वो दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में अपने आप को CO2 वाटर में तोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा? जो बाहर पर बाइकार्बोनेट आयन गया था वो अंदर आ जाएगा, जिसके कारण आपका क्लोरीन दोबारा बाहर चला जाएगा और फिर ये बाइकार्बोनेट आयन दोनों मिलके हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बना लेंगे। फिर जो आपका HHB था, हाइड्रोनियम जो आपका था आयन जो था वो कन्वर्ट होकर HbO2 बना लेगा। मीन्स यदि आपको लोडिंग समझ में आ गई हो तो लोडिंग का जस्ट अपोजिट आपका अनलोडिंग में होता है। लोडिंग में क्या हुआ? आपने क्या करा? लोडिंग में आपने ऑक्सीजन को तोड़ा, CO2 बनाया, मगर अनलोडिंग में क्या करोगे आप? CO2 को तोड़ोगे और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करोगे। ये आपका हो गया अनलोडिंग। क्लियर? ओके। अब इसमें क्या होगा? बाहर जो प्लाज्मा में क्या हुआ? आपके बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन घट गई और क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये घटता बढ़ता रहता है आपसे। ठीक है, अब इसमें लास्ट टॉपिक क्या है? अब इसे हम इसको हेल्डेंस इफेक्ट भी कह देते हैं। ये हेल्डेंस इफेक्ट तो हो गया था, बोर्स इफेक्ट कहते हैं डिसोसिएशन में। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, एक जगह क्या हो रहा था आपका ऑक्सीजन का, क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, एक जगह होता है एसोसिएशन। अब यहाँ पे देखिए, जब हम CO2 से हम इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, किस डायरेक्शन में? इसमें मूव करते हैं, तो क्या होता है? जो CO2 है वाटर से एक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट को फॉर्मेशन करता है। फिर दोबारा बाइकार्बोनेट आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में H+ और HCO3 नेगेटिव में टूट जाता है, बाइकार्बोनेट आयन में दे देता है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? आपका डिसोसिएशन हुआ। किसका? CO2 का डिसोसिएशन हुआ, तो हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट या फिर राइट शिफ्ट। मगर नीचे कंडीशन क्या आती है आपकी? नीचे कंडीशन में क्या हुआ आपके? नीचे कंडीशन में जो हमारा जो भी स्टेप थे वो रिवर्स हो गए, उल्टे रिवर्स हो गए। यहाँ पे क्या हुआ? हमारा CO2 बना, CO2 बना, तो हम क्या कहेंगे? एसोसिएशन कर या फिर लेफ्ट शिफ्ट। जो मैंने कर बताया था मैंने आपको, ये वाला वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सिंपल में सिग्मोइड कर्व, और बाद में क्या होता है? ये लेफ्ट शिफ्ट मतलब एसोसिएशन और राइट शिफ्ट मतलब डिसोसिएशन। तो यही था आपका चैप्टर में। आपका चैप्टर इतना तक था। आपको चैप्टर में बताया गया कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, CO2 ट्रांसपोर्ट किस किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है, टिश्यू क्या वर्क परफॉर्म करता है, एल्वियोली क्या वर्क परफॉर्म करता है, ये सब बताया गया। और मैंने आपको जितने भी बुक्स के नोट्स से उसको मैंने ईजी से ईजी वे में आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरा मेथड, जिससे मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से बता दिया। यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा बता सकूं और कुछ और अच्छे टेक्निक में इसमें इंक्लूड कर सकूं, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सके, वो आपके दोस्त भी जो आपसे इग्नोर कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, पहली बात क्या, एक बात और कहना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट चैप्टर की आएगी जो कि हमारा सर्कुलेशन है, तो इसे कंप्लीट कर लेना। आपको नेक्स्ट वीडियो मंडे तक मिल जाएगी। आज सैटरडे है, आपको नेक्स्ट वीडियो मंडे मिलेगी। ओके, तो बाय, फोकस ऑन स्टडीज़।